जो टॉपिक है वो है आपका विधायिका सांसद चैप्टर का है। अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से निश्चित तौर पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर विधायिका जो आपका विधायिका देखो, प्रशासन या कानून व्यवस्था संभालने के लिए 3 अंग बनाए गए हैं आपके देश में। एक आपका कार्यपालिका, दूसरा विधायिका, तीसरा न्यायपालिका, जिसमें कि हम लोगों ने कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति को पढ़ लिया है। अब विधायिका के रूप में जो केंद्र स्तर पे है वो पढ़ेंगे, फिर राज्य स्तर पे हम कार्यपालिका में राज्यपाल को पढ़ेंगे, फिर विधायिका हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा विधान परिषद के बारे में। तो यहाँ पर केंद्र के जो विधायिका होते हैं, जो कानून बनाने वाले जो संस्था है, वो आपको 2 भागों में, ऐसे पूरे देश में मेन रूप से जो विधायिका है कानून बनाने वाली संस्था है वो आपका 2 है, एक केंद्र स्तर पे, दूसरा राज्य स्तर पे। तो कानून 2 कह सकते हैं संस्था के द्वारा बनाया जाएगा। एक संघीय विधायिका संसद जिसको बोलते हैं, और दूसरा राज्य विधायिका जिसको कि आप विधानसभा बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पर विधान आप कह सकते हैं विधानमंडल, निम्न सदन विधानसभा हुआ, और विधान परिषद हो गया उच्च सदन राज्य स्तर पे। अब यहाँ पर जो है केंद्र स्तर पे अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो केंद्र स्तर पे जो विधायिका है, संघीय विधायिका, उसके 3 अंग हैं। उसके कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। 3 अंग में कौन कौन सा है संघीय विधायिका का? तो आप देख पा रहे हैं, एक पहला कौन सा है? राष्ट्रपति। दूसरा क्या है? राज्यसभा, जिसको कि हम उच्च सदन भी बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन। और तीसरा है आपका लोकसभा, जिसको क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। इसको निम्न इसलिए बोला जाता है कि डायरेक्ट जो जनता है वो वोट दे करके इसको जिताती है, इसके प्रतिनिधि को। लोकसभा जैसे MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो इनको डायरेक्ट जनता वोट दे करके जब आपका लोकसभा का चुनाव होता है तो आप उसमें अपने प्रतिनिधि को चुन करके वहां पर भेजते हैं। ठीक है, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको सांसद कहते हैं। तो जैसे अभी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो क्षेत्र होंगे, टोटल आपके देश में कितने क्षेत्र हैं? तो 550। तो 550 पे होता नहीं है वोटिंग होता है आपका 545 पर ही। ठीक है, लेकिन जो इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें 543 सीट पे ही हुआ था। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर लोकसभा जो निम्न सदन है और राज्यसभा क्या है? उच्च सदन। यहाँ पर राज्यसभा में वो पार्टिसिपेट करते जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सांसद होंगे, वो यहाँ पे राज्यसभा में चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा में चुन करके जाते हैं। तो इसमें हम लोग वोटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि जनता जिसको करती है वो निम्न सदन। फिर जो जाते हैं वहां पर चुन करके विधायक, वो जब करते हैं तो वो उच्च सदन में बैठते हैं, उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। और राष्ट्रपति के बारे में तो हमने पढ़ा ही दिया था। तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय विधायिका के 3 अंग, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहते हैं कि जो कि जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट रूप से यहाँ पे नहीं रहते हैं, इनडायरेक्ट रूप से रहते हैं। यानी जो प्रतिनिधि हम लोग चुनते हैं वो फिर जिसको चुनते हैं वो उस सदन में जाके बैठते हैं, इसीलिए इसको उस सदन कहा गया है, राज्यसभा कहा गया है, लोकसभा निम्न सदन को कहा गया। राज्य के स्तर पे जो विधायिका है उसके भी 3 पार्ट हैं। एक हो गया आपका राज्यपाल, दूसरा विधानसभा जिसको बोलते हैं, तीसरा क्या बोलते हैं? विधान परिषद, जिसको उच्च सदन बोलते हैं। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। अभी पश्चिम बंगाल प्रस्तावित है। संसद का जो चर्चा किया गया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। संसद का चर्चा अनुच्छेद कहां से कहां तक किया गया है? अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का चर्चा किया गया है। संसद का चर्चा 79 से 122 तक किया गया है। और यहाँ पे राज्यसभा के बारे में जो उच्च सदन है उसमें अनुच्छेद 80 के तहत चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 80 क्या बोलता है? उच्च सदन के बारे में। ठीक है, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी? 250, लेकिन वर्तमान में 245 सीट पे ही आपका चुनाव यहाँ पे होता है, जिसमें कि 12 क्या होते हैं? विशेष क्षेत्र के जो मनोनीत होते हैं। क्या होते हैं? जो 12 होते हैं इसमें से, यानी 233 सीट पे ही चुनाव होगा, बाद बाकी 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। कोई खेल के क्षेत्र में, कोई जैसे फिल्मकार हैं, फिल्म के क्षेत्र में, या किसी में विशेषज्ञ होने चाहिए, वो साइंटिस्ट भी हैं तो भी वो भी बन सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, या अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट के रूप में मनमोहन सिंह को आप जान सकते हैं। तो वो सब मनोनीत होकर के राज्यसभा के सदस्य बनते हैं। फिर राज्यसभा से भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। 250 कुल है अधिकतम, जो कि कब के जनसंख्या के अनुसार है? तो 1976 के ही जनसंख्या, 71 के ही जनसंख्या के अनुसार है ये सारे सीट। लेकिन अब 2026 में जो है दोबारा आपका जो है
काउंटिंग होगा जो 2021 उसके आधार पे यहाँ पे नया डाटा बनाया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। अभी 1971 के अनुसार ही टोटल 250 सीट राज्यसभा में है, वर्तमान में 245 पर चुन करके जाते हैं। 238 सॉरी यहाँ 233 होना चाहिए, 233 जो होते हैं निर्वाचित होते हैं और 12 क्या ऐसे होना चाहिए था 238 मैक्सिमम का है ये, अब विशेष से 12, लेकिन वर्तमान में होते कितने हैं 233 होते हैं निर्वाचित और 12 लोगों को क्या किया जाता है मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा में अगर बिहार का सीट पूछ दे तो कितना होगा 16 राज्यसभा में, इसलिए हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया राज्यसभा में बिहार का सीट कितना है 16, लोकसभा में कितना है बिहार का सीट कितना है 40, तो ये याद रखिएगा। तो यहां तक किसी को दिक्कत भी है? तो ये जो काउंटिंग है 245 वर्तमान में है, 250 टोटल होना चाहिए मैक्सिमम, ये 1971 की जनगणना के हिसाब से है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है। अब देखिए आयु कम से कम कितना होना चाहिए, तो आयु 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्यों को बनने हेतु अर्हता में कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए कितना आयु चाहिए कम से कम 35 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री भी लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, ठीक है, वो भी एक प्रकार से सांसद ही होते हैं, वो भी किसी क्षेत्र से जीत करके जाते हैं, मंत्री परिषद के ही सदस्य होते हैं, लेकिन उसी में से वो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्य जो मंत्री जो पार्टी जो है उसको चयन करती है। चलिए कार्यकाल, यहाँ पे देखिए अस्थायी सदन होता है, यह विघटन कभी नहीं होता। कई बार पूछेगा राज्यसभा किस प्रकार की सदन है, 5 साल में विघटित हो जाती है, विघटित नहीं होती है, तो यह सदन अस्थायी है, इसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा क्या है अस्थायी सदन है। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य वहां पर सेवानिवृत्त होते जाएंगे, जिनका 2-2 साल जो है पूर्ते जाता है। ठीक है, 6-6 वर्ष जिसका पूर्ते जाता है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे वो निकलते जाएंगे। जैसे मान के चलिए जितने सदस्य हैं उसका 1/3, जैसे मान के चलिए 9 सदस्य हैं तो उसका 1/3, 3 सदस्य को क्या किया जाएगा प्रत्येक 2-2 वर्ष पर, जिसका 6 वर्ष पूर्व गया है उसको वहां से सेवानिवृत्त कर दी जाती है, नए सदस्यों की वहां पे क्या किया जाता है निर्वाचन कर दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है 6 वर्षों का। लेकिन अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है तो वो अस्थायी सदन है, उसका कोई कार्यकाल लिमिट नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके सांसद जो है राज्यसभा के सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये कभी विघटित नहीं होता है। उसमें से मात्र 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके जगह पे दूसरे सदस्य वहां पे चुन करके चले जाते हैं। ये प्रक्रिया जब से संविधान लागू हुआ है तब से लगातार निरंतर बना हुआ है। अगर पूछेगा कि राज्यसभा किस प्रकार की सदन है तो अस्थायी सदन है। राज्यसभा किस प्रकार की सदन है अस्थायी सदन है, वो कभी विघटित नहीं होती। लेकिन लोकसभा आपका विघटन प्रत्येक 5 वर्ष पे चुनाव होता है, उससे पहले विघटन हो जाता है, तभी फिर दोबारा चुनाव होता है। तो ये याद रखिएगा। अब देखो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है अभी कौन है, अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जगदीप धनखड़। क्या में है उपराष्ट्रपति 14वें उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं वो 14वें हैं, और यही राज्यसभा के पदेन क्या होंगे सभापति होंगे। जो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं राज्यसभा के जो उस सदन है उसके सभापति होंगे, और कोई दूसरा नहीं बनेगा। और वो ना ही लोकसभा के सदस्य होंगे ना ही राज्यसभा के सदस्य होंगे, दोनों में से वो किसी के सदस्य नहीं होते। ये भी याद रखिएगा, यहां लिखा हुआ है ना उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते, लोकसभा का भी सदस्य नहीं होते हैं, और इनकी वेतन सिंचित निधि से दी जाती है। आगे हम निधि जब चर्चा करेंगे उसमें सिंचित निधि के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी वेतन कहां से दी जाती है सिंचित निधि, जो जमा पूंजी है उससे दी जाती है। और इसको चलाने के लिए, इस राज्यसभा को चलाने के लिए जो कागजी काम है उसके लिए भी तो कोई क्लर्क होगा, IAS IPS होगा, तो इनकी नियुक्ति सभापति के द्वारा की जाती है। जो ये सभापति बनेंगे उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा एक महासचिव की नियुक्ति की जाती है, जो कि सभापति के क्या होते हैं सलाहकार होते हैं। यानी कागजी काम जितना भी होगा राज्यसभा में वो महासचिव के द्वारा किया जाएगा। जनरली महासचिव होते कौन है IAS IPS, उन्हीं को बनाया जाता है। और खास करके इसको कौन नियुक्ति कराते हैं तो सभापति जो होते हैं वही। अब देखिए राज्यसभा की शक्ति, तो विधायी शक्ति
क्या क्या है, कानूनी रूप से क्या क्या कर सकते हैं, वो संविधान संशोधन करवा सकते हैं, राज्यसभा संविधान संशोधन कर सकता है और गैर वित्तीय विधायक को पारित कर सकता है, गैर वित्तीय विधायक को पारित कर सकता है। वित्तीय विधायक के लिए लोकसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। विशिष्ट जो इसके पास क्या है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अगर कोई राज्य सूची के विषय का है, उसको अगर ये चाहे तो केंद्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकता है। राज्यसभा के पास यह विशिष्ट क्षमता है, बशर्ते कि 2/3 सदस्य उसका समर्थन कर दे। क्योंकि राज्यसभा में जो सदस्य होंगे पूरे देश से चुन करके सभी राज्यों से गए होंगे, ठीक है। अगर उसके 2/3 यानी 66% सदस्य उस राज्य सूची के विषय को कहे कि इसको राष्ट्रीय महत्व का सूची बना दिया जाए, तो वो बनाया जा सकता है। यह काम राज्यसभा कर सकती है 249 के तहत। 312 के तहत अनुच्छेद कोई नई अखिल भारतीय सेवा या कोई पोस्ट नया क्रिएट करना, IAS IPS से रिलेटेड, यूपीएससी के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का आप जानते ही हैं, तो उसमें अगर कोई नया पोस्ट बनाना है किसी विभाग के लिए, तो जैसे अभी 600-700 सीट के लिए मतलब आपका क्या होता है, एग्जाम होता है। अगर इसमें सीट बढ़ाना है, जिला की संख्या बढ़ गई या कुछ बढ़ गया, तो उस समय राज्यसभा ही उसमें सीटों की संख्या बढ़ाती है, ठीक है। अब मान के चलो जहां 33 राज्य जैसे जिला था, छत्तीसगढ़ में ही पहले कम था, अभी 5 और बढ़ गया, शायद 33 हो गया। तो 33 पहले 28 अगर होगा, अभी 33 हो गया, तो 5 तो डीएम और चाहिए। तो इधर पोस्ट बढ़ाएगा, इधर एग्जाम के टाइम पे, तब ना उसको भर्ती देगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह जो है शक्ति अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को यह अखिल भारतीय सेवा का पद सृजन कर सकता है या कोई नया पद भी क्रिएट कर सकता है। ये था आपका राज्यसभा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राज्यसभा क्या है, आपका उस सदन है। राज्यसभा क्या है, उस सदन है। लेकिन प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य उससे सेवानिवृत्त होंगे और नए सदस्य का वहां पे निर्वाचन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं हम लोग लोकसभा में। लोकसभा, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था, 80। राज्यसभा से संबंधित कौन था, 80। ऐसे भी उच्च सदन। अब आएंगे हम लोग निम्न सदन, ये हो जाएगा आपका 81, 81। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, 552, 552, 552। और इसमें क्या है कि 530 तो राज्यों के कुल प्रतिनिधि होंगे। जैसे बिहार से इसमें कितने जाते हैं लोकसभा में, 40 जाते हैं ना। उसी प्रकार से सभी राज्यों से जोड़ करके 530 यहां पे जाएंगे और 20 जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली पुदुचेरी है, वो सबसे 20 जाएंगे। और इसमें भी 2 सदस्य जो कि मनोनीत किए जाते थे अनुच्छेद 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों का मनोनयन होता था, वो एंग्लो इंडियन कहलाते थे। अब कहिएगा एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, वो भारतीय मूल के विदेशी लोग होते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे उनकी माता क्या होगी, भारतीय होगी, ठीक है। उनकी माता क्या होगी, भारतीय होगी। अगर पिता यूरोपियन है, विदेशी में भी यूरोपियन, ये नहीं कि पाकिस्तान का है, उसको नहीं एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। यूरोपीय मूल का होगा तब वह एंग्लो इंडियन कहलाएगा। उसके लिए 2 सीट यहाँ पे आवंटन मनोनयन के लिए किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये 2 सीट का चुनाव नहीं किया जाता, क्योंकि इनकी संख्या अब उतनी रही नहीं, कम है, ठीक है, तो जरूरत नहीं पड़ती है। राज्यों के कुल प्रतिनिधि जो है यहाँ पर चुन करके कितने चले जाएंगे, तो अभी वर्तमान में यहाँ पे 545 ऐसे सीट है 550 का, लेकिन 545 लोगों का चयन किया जाता है चुनाव के माध्यम से। लोकसभा चुनाव में 530 राज्यों से और मात्र 13 जो कि 20 करना था, वो अभी 13 ही केंद्र शासित प्रदेशों से किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश जो 7 है, आपको पता ही होगा। और 2 एंग्लो इंडियन से किया जाएगा तो 545। तो ये 2 एंग्लो इंडियन का हुआ, नहीं तो अभी जो हुआ होगा वर्तमान में चुनाव, उसमें कितना पे हुआ होगा, 543 सीट पे। कितना पे, 543। लेकिन इससे जो पहले चुनाव हुआ उसमें 542 सीट पे ही हुआ था, क्योंकि एक सीट जो था कहीं कर्नाटक का था, वो रद्द हो गया था चुनाव, फिर बाद में चुनाव नहीं कराया गया, ठीक है, कुछ कारण बस। चलिए उसके बाद आइए, अर्हता क्या है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अर्हता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। योग्यता कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। आपातकाल में अवधि 5 वर्ष तक से बढ़ाई जा सकती है। अगर कोई देश पे आपत्ति आ गया, विपत्ति आ गया, तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाया जा। जैसे इंदिरा गांधी ने 6 वर्ष का कर दिया था एक बार,
लोकसभा। उसके समय में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था, तो उस समय आप बढ़ा सकते हैं, मतलब आप नहीं, मतलब संसद बढ़ा सकती है, किंतु एक बार में 6 महीने से अधिक नहीं। यानी 6 महीने के लिए, अगर मान के चलिए अभी चुनाव होने वाला है, उसी समय कोरोना आ गया, एकदम भयावह रूप ले लिया, तो उस समय चुनाव होगा कि कोरोना से लोग बचेगा? पहले कोरोना से बचेगा ना, या हो सकता है पाकिस्तान हमला कर दे उसी टाइम पे, नहीं, तो उस समय पहले युद्ध होगा कि पहले अब चुनाव होगा? पहले युद्ध होगा, तो उसमें 6 महीने का फिर एक्सटेंड कर दिया जाएगा कि वही लोकसभा वही संसद लोग रहेंगे 6 महीना तक, फिर चुनाव होगा। अगर फिर भी वही स्थिति बनी रही फिर 6 महीना तक, तो किंतु एक बार में 6 महीने, और यह अवधि जब तक आगे बढ़ सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि 1 वर्ष तक। अगर यह स्थिति बनी रही तो लगातार कंटिन्यू जारी रहेगा, उस समय चुनाव नहीं होगा। लेकिन ऐसा स्थिति भारत में आया नहीं। संसद जितनी बार चाहे। अब आ जाइए, ये कोई मनमानी सरकार आएगी तो वो कराएगी। जब ऐसा स्थिति इंदिरा गांधी ने जैसे किया था, उस समय इंदिरा गांधी का बोलबाला था, ठीक है। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी का बोलबाला है, तो हो सकता है यह संभावना कभी बन जाए, उस समय युद्ध की स्थिति बन जाए या कुछ भी हो जाए। तो संसद जितनी बार, चलिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अब लोकसभा का जो एक सभा जो चलाने के लिए एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, लोकसभा स्पीकर जिनको कहते हो, तो अनुच्छेद 93 से 97 तक उसके बारे में चर्चा किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कहां से कहां तक चर्चा है? 93 से 97 तक अनुच्छेद है ये सब। कार्य, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह बात कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। कौन बताएगा? लोकसभा अध्यक्ष। सदनों की संयुक्त बैठक, जब लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के कहने पर बुलाया जाएगा, उसकी अध्यक्षता भी कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? अभी कौन है लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला। ओम बिरला ही थे ना, अभी वही है। किसी प्रस्ताव पर बराबर मत पर गया तो उस समय लोकसभा के सभापति जिधर वोटिंग कर देंगे वो जीत जाएगा। निर्णायक मत लास्ट में ये दे सकते हैं, जब बराबर की स्थिति उत्पन्न हो तब। नहीं हो तो जो जीत गया हार गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर हो गया तब लोकसभा स्पीकर उस स्थिति में मैच ड्रॉ को बचा सकते हैं, ठीक है। बैठक की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। कोई भी बैठक तभी मान्य होगा जैसे 550 सदस्य है, तो कम से कम उसमें 10% 55 सदस्य उपस्थित होंगे संसद में तब। अब आ जाइए प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार लोग को कंफ्यूज करा देता है। लोग को लगता है कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वही प्रोटेम स्पीकर होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, जब कोई भी विघटन हो जाता है 5 वर्ष के लिए, जब तक नए लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, सभापति नहीं बनेंगे या जो भी है, तब तक तो कोई तो कार्यकारी वहां पे काम करेगा। शपथ ग्रहण भी तो करवाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए ना। तो उस स्थिति में जो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। उनका काम शपथ ग्रहण तक होता है। सबको अपना अपना शपथ दिलवा देंगे, उसके बाद वो अपना सीट पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम है कि जो नया आया मेहमान, सब नया जो संसद जीत करके आया, उसको अपना शपथ ग्रहण वगैरह करवा करके सबको अपना अपना पोस्ट दे देना और वहां से निकल लेंगे, ठीक है। तो यही काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है तथा नवनिर्वाचित सदस्यों को क्या करवाएगा? वो शपथ ग्रहण करवाएगा, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? महासचिव को चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा जो अध्यक्ष होगा, जैसे वहां पे राज्यसभा के सभापति चुनते थे किसको? महासचिव। देखो, महासचिव एक प्रकार से आपका सेक्रेटेरिएट कहते हो ना जिसको, सचिवालय, सचिव। तो वहां पे मेन रूप से कागजी काम है। तो देखो, विधायक तो 5-5 वर्ष पे बदलते रहते हैं, लेकिन देश तो चलते रहता है ना, वो तो बंद नहीं हो जाता है काम जो कागजी काम है, जैसे कोई फंड है या कुछ भी है, वो तो निरंतर 5 वर्ष पहले का भी है, 10 वर्ष पहले का भी, आगे का भी होगा। तो वो कागजी काम तो कोई एक अलग करेगा। अगर वो 5-5 वर्ष पे चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा सब कुछ, तब तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा, नहीं पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक विभाग अलग होता है कार्यकारी संपादन करने के लिए, क्लर्क वगैरह टाइपिंग विपिंग करके डाटा वाटा तैयार करके जो चल रहा है प्रोसेसिंग। तो लोकसभा में भी एक महासचिव होते हैं, ये सभापति नहीं है। लोकसभा के सभापति अलग होते हैं, बाकी ऑफिशियल काम को देखरेख करने के लिए महासचिव होते हैं।
यह प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्रवाइयों का संचालन करता है एवं यह संसद की अस्थायी अधिकारी होते हैं। कौन? महासचिव। अब आ जाए लोकसभा की शक्तियां जो है, विधायी शक्ति क्या क्या है, लोकसभा के पास क्या क्या कानून संबंधी शक्तियां। सभी प्रकार के विधायकों के मामले में लोकसभा को राज्यसभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। अगर कहिएगा लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादा शक्ति कानून संबंधी किसको प्राप्त है, तो वो है लोकसभा को। इसलिए चूंकि डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि तो लोकसभा के सदस्य ही हैं, राज्यसभा में जो जाते हैं उनको तो मनोनयन करके भेजा जाता है, वो तो जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो तो आपके प्रतिनिधि के प्रतिनिधि, उसको जिसको मन होगा उसको बना देगा, बिना वोटिंग, बिना ये, जिसको मन होगा उसको, तो वो तो आपके डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो लोकसभा सदस्य हैं जो आपके देश से सभी क्षेत्रों से चुन के जाते हैं, तो ये जहां बैठेंगे वहां पे ज्यादा जो है इनको शक्ति दिया गया है, राज्यसभा से ज्यादा राज्यसभा के, लोकसभा से ज्यादा, सॉरी राज्यसभा से ज्यादा लोकसभा को शक्ति दी गई है विधायिका संबंधी। धन विधेयक या वित्त विधेयक जब भी पास होगा तो केवल और केवल लोकसभा में ही होगा, क्योंकि फंड जो है देश का पैसा, तो जो विधायक जो ईमानदार तुम चुन करके भेजे हो वो नियंत्रण करेगा ना, तुम लोग कितना ईमानदार चुन करके भेज दिए हो, ये भी डिपेंड करता है कि डर से वोट दे करके भेज दिए हो, नहीं। तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 को, वो तो राज्यसभा इसलिए बनाया जाता है कि जनता कितना होशियार है, रात को जो 500 लेकर के वोट दे देती है, आप दारू और जो है मुर्गा पर वोट दे देती है, और तुम जो सब बकलोल प्रतिनिधि को चुन के भेज दिया, गधवा सबको, तब तो फिर वो तुमको पूरा देश को चौपट कर देगा। तो इसीलिए राज्यसभा है, उसको नियंत्रण करने के लिए, कुछ लोग जो है मनोनयन करने के लिए इसीलिए दे दिया गया है। अकबर था अनपढ़, लेकिन सबसे बेस्ट शासन मुगल काल में कर लिया, का है, क्योंकि वो जो 9 विशेष लोग को रखे हुए था ना, नवरत्न, वही उसको बुद्धि देते थे। तो इसीलिए देश में चूंकि जनता पे संविधान बनाने वाले को भी भरोसा नहीं था। वास्तविकता यही है, तुम कैसा प्रतिनिधि चुनते हो, तुम देख ही रहे हो समाज में, एक भी ईमानदार प्रतिनिधि आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वर्चस्व जिसका है, बलशाली है, धन से हो, सब कुछ से हो, नहीं, या डराने धमकाने में भी है, उसी को तुम जिताते हो, उसी के पीछे, या उस तरह का चापलूस टाइप का इंसान है, चालाक इंसान है, वो जीत जाता है यहाँ, ठीक है। तो वहां पे इसीलिए ये सब व्यवस्था किया गया है। जो संविधान निर्माता थे बहुत समझदार थे, उनको पता था कि भारत की जनता कितनी पढ़ी लिखी और समझदार है, इसलिए वो सारा व्यवस्था करके दिए। धन विधेयक और वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव पारित होंगे, ठीक है। अब आ जाइए, किसी विधेयक के गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक। अच्छा ये बताओ, अगर मान के चलो जनता 100 है, उसमें से 80 जनता चोर है, अब 20 जनता ईमानदार है, अब बताओ इसमें से 80 वाला की जीत होगी कि 20 वाला की जीत होगी? तो चोर प्रतिनिधि में से ही कोई जीतेगा ना, तो स्वाभाविक यही बात, ठीक है। देश की 80% आबादी को समझदारी कह सकते हो कि ना तो राजनीतिक रूप से उतना है, और ना ही वो अपना विशेष लाभ ही देखते हैं, जाति देखे, धर्म देखे, मजहब देखे, चाहे अपना, बहुत लोग को देखोगे जब चुनाव होगा, जो लगेगा जो पार्टी जीते, जिससे वो ज्यादा जीत सकता है, जिसमें ज्यादा कमाए, देखा कि मलगर पार्टी है, नहीं, जिसमें ज्यादा माल आएगा वो उधर ही प्रचारक बन जाता है, ठीक है। वास्तव में वो उसके पास नैतिक पतन हो चुका होता है। ऐसी भारत में आबादी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी बात है। किसी विधेयक के गतिरोध की स्थिति में, जब लोकसभा राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है, गतिरोध बन गया उस पर, तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, और अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा अध्यक्षता? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति ही बुलाएगा। चलिए अब आ जाइए, संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामलों में संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है, ठीक है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक ये दोनों अलग अलग ही पारित होगा, लेकिन अन्य सभी मामलों में क्या होगा? संयुक्त बैठक ही बुलाया जाता है। अब सदन का नेता कौन कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। विपक्ष का नेता प्रत्येक सदन का 1/10 नेता, ठीक है। यानी कोई भी विपक्ष का नेता तब बनेगा जब टोटल वोट का 1/10वां भाग उसके पास होगा, तो वो विपक्ष। जैसे मान के चलो ये 550 सीट में अगर बीजेपी को आ गया 330, बचा कितना? 220। अब 220 में हो सकता है 120 कांग्रेस को आ गया, ठीक है। तो 1/10 कितना हो गया? 55।
55 से ज्यादा सीट होगा जिसके पास, यानी 60 के अराउंड में 55, 56, 56, 57, तो वही विपक्ष का नेता बनेगा। उससे कम रहेगा तो विपक्ष का कोई नेता ही नहीं, इसलिए विपक्ष रहना जरूरी होता है। वर्ष 1969 में विपक्ष का पहला नेता, उससे पहले कोई था ही नहीं, यानी कांग्रेस ही महामहिम हुआ करती थी कांग्रेस पार्टी में ही। लेकिन 1969 के चुनाव में पहले बार विपक्ष का नेता बना था, जो 55 सीट से ज्यादा बन गया होगा। लोकसभा में राम सुभग सिंह नाम था और राज्यसभा में श्यामानंदन मिश्रा था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे डीपली में। अब आ जाइए लोकपाल, जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए एमपी, एमएलए या कोई भी अधिकारी है उसके भ्रष्टाचार को जांच पड़ताल करने के लिए लोकपाल बनाया गया है। मानवाधिकार, मानव का 10 दिसंबर को मनाते हैं हम लोग मानवाधिकार दिवस। मानव से जुड़े हुए अधिकार की रक्षा करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक है। इसलिए चूंकि अगर पक्ष का नेता जो है जिसका बहुमत है वो तो चोर चुहार को अगर बना दिया तब तो दोनों मिलकर खूब देश को लूटेगा ना, तो ना वहां पे लोकपाल काम करेगा, चूंकि संसद का ही जो अपना भाई को बना दिया मान के चलो उसी का सदस्य, तो वहां पे क्या होगा कि दोनों मिलजुल करके लूटेगा देश को। इसीलिए कहा गया है जब भी लोकपाल होगा, मानवाधिकार का बात होगा या केंद्रीय सतर्कता का मुख्य सूचना आयुक्त, तो उसी को बनाया जाएगा जब दोनों पक्ष और विपक्ष उसके प्रति सहमति दिखाएंगे तब। ऐसा इसलिए चूंकि वही बात है कि अगर चोर मिल जाएगा तो सारा काम जो है चोरी से हो जाएगा, तो एक ईमानदार आदमी वहां पे रहेगा। यानी विपक्ष का काम क्या होता है? विरोध करना कि सही व्यक्ति नहीं है, देश का विकास सही। अच्छा तो विपक्षी वही है, बाकी कुछ जो होते भरैया मेढक हैं जो निकलेंगे चुनाव के समय, फिर जो है रजाई तान लिए सत्ता में आ गए या कुछ हो गया अपना मौज करने लगते हैं। तो जनता, सबसे बड़ी बात है कि जनता किसको चाह रही है, और जनता जब तक अनपढ़ है, गवार है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है उसको, मतलब कह सकते हो कि मूर्ख टाइप की जनता जब तक ज्यादा रहेगी तब तक सही से ना वो विधायक चुन पाएगी, ना एमपी एमएलए, कुछ भी चुनाव होगा, और देश की स्थिति भ्रष्टाचार की ओर ही बनी रहेगी। ठीक है, अब तुम ज्यादा विधायक अगर चोर चुहार चुन लिए तो वहां जाकर के चोरी ही होगा, आपका फंड सब खाएगा वो बैठ के, उसको तो आदत बना हुआ है, वो आदत सुधरना नहीं है उसका। तुमको लगेगा कि इसको बना देंगे ये सुधर जाएगा, तो तुम्हारी गलत फहमी है। चलिए, व्हिप क्या होता है? सचेतक, अपने दल के सदस्यों के व्यवहार पे नजर रखता है। जैसे मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो वो अपना ध्यान दिए रहेगा कहीं कांग्रेस का कोई नेता बीजेपी में तो नहीं मिलने के लिए जो है रात को टेलीफोन कर रहा है, टेलीफोनिक गप तो नहीं हो रहा है, दोनों में ध्यान दिए रहेगा। अगर लगेगा कि ये सब, जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में या राजस्थान में कहां ये सब सरकार में जो गिर जाता है सरकार, तो क्या होगा कि कांग्रेस पार्टी उठ करके बीजेपी में शामिल हो जाती है। तो ये जो सचेतक होते हैं व्हिप, वो ध्यान दिए रहते हैं कि हमारा आदमी जो है कहीं दूसरे पार्टी के संपर्क में तो नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो सबको अंडरग्राउंड कर देगा, ले जाके किसी होटल में रख देगा। अब बताओ भाई काहे गप कर रहे हो, क्या कमी है बताओ, कितना पैसा चाहिए? बोलेगा 10-10 करोड़ दे दो, बस ले लो, लेकिन रहो हमारे साथ ही रहो, सरकार गिरना नहीं चाहिए। यही सब होता है व्हिप का काम। अब आ जाइए संसद सत्र। संसद का सत्र जो होता है 3 बार, यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। एक होता है बजट सत्र फरवरी से मई, दूसरा होता है मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। शीतकालीन ठंडा महीना नवंबर दिसंबर शीतकालीन, मानसून वर्षा में जुलाई में जानते ही वर्षा होता है अगस्त, और बजट सत्र फरवरी से मार्च में जानते हो मई में होता है। तो बजट पारित किया जाता है ना फरवरी, अब शुरू होगा आपका फरवरी लास्ट या मार्च तक हो जाता है बजट का काम। ठीक है, तो ये 3 सत्र संसद के होते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था आपका 67th बीपीएससी में। अब आ जाए स्थगन। अब देखो स्थगन होता है कुछ घंटा के लिए, कम समय के लिए, जैसे बोला संसद का स्थगन कर दिया गया, 1-2 घंटा के लिए लड़ाई हो गया आपस में। देखते होंगे आजकल विधानसभा या लोकसभा में कुर्सी उठाकर फेंकने लगता है, एगो तो मिर्ची पाउडर ले गया था। अब देखो संसद भी, जहां तुम भ्रष्ट संसद को भेजोगे, चोर चुहार को भेजोगे, क्रिमिनल माइंड को भेजोगे, वो अगर सामने वाला कमजोर आदमी बोलेगा तो खड़ा होकर के उस पे जो है मारने की धमकी देने लगेगा वहीं पे। तो ऐसी आम घटना देखी जाने लगी है। तो उस समय क्या करेगा बेचारा लोकसभा अध्यक्ष जो होगा,
तो वो क्या करेगा, या राज्यसभा अध्यक्ष कहेगा थोड़ा देर जाइए, अब आप लोग चाय नाश्ता कीजिए, शांति होगा माहौल, फिर आइएगा। तो उसको स्थगन बोलते हैं। और यह पीठासीन अधिकारी के द्वारा, जो उस सभा का पीठासीन अधिकारी, सभापति जो भी हो, अध्यक्ष हो, उसके द्वारा होगा। सत्रावसान यानी सत्र का समाप्ति, 3 सत्र है, समाप्त होगा। जैसे मानसून सत्र समाप्त हुआ, बजट सत्र, तो वो सत्रावसान, चलिए अब आइएगा। आप फिर जैसे मार्च में, मई में क्लोजिंग हो गया, फिर जुलाई में ना आएगा, तो जून भर आराम से जाओ, छुट्टी पे रहो, फिर जुलाई में आना संसद, ठीक है, उन लोग को भी छुट्टी मिलता है। तो सत्रावसान उस समय खत्म करा देंगे राष्ट्रपति। और फिर विघटन, जब 5 वर्ष कार्यकाल पूर जाएगा, जैसे लोकसभा का 5 वर्ष पूर गया, तो अब नया चुनाव होगा, तो उस समय विघटन का काम भी कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। स्थगन पीठासीन, जो उस सभा के अध्यक्ष हैं, वो करते हैं। और बाकी सत्रावसान और विघटन का काम राष्ट्रपति को ही पावर दिया गया। अब संसद की कार्यवाही कैसे शुरू होगी, तो संसद का प्रथम बैठक जो होगा 11 बजे से हो जाएगा। और इसको प्रथम बैठक कहते हैं, सुबह 11 बजे से लंच तक, यानी ब्रेक तक। फिर नेता लोग जाएंगे, 20-25 रुपया में भरपेट अच्छा भोजन करेंगे। पेंशन तो जितने बार जितने लेते ही हैं, संसद भवन में भी खाना पीना एक नंबर, 10-20 रुपया में उनको भरपेट मिल जाता है, जो भोजन आपको बाहर में 1000 रुपया में भी नहीं मिलेगा, इतना सुविधा है। द्वितीय बैठक होगा लंच के बाद, ठीक है, जब तक कि पीठासीन अधिकारी स्थगन न कर दे, जो उसके अध्यक्ष हैं, जब तक उसको स्थगन नहीं करेंगे तब तक द्वितीय बैठक चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि प्रश्न काल क्या होता है, प्रश्न काल किसको बोलते हैं, कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न काल होता है आपका संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा, जब सुबह सुबह लोग नाश्ता करके जाएंगे, वहां पे बैठेंगे 11 से 12 बजे, 11 बजे तो जाएंगे ही, बैठेंगे तो 11 से 12 बजे तक प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं 11 से 12 बजे का टाइम क्या है आपका, प्रश्न काल। संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो भी विभाग का, हाँ भाई बताइए शिक्षा विभाग में इतना फंड आया तो आपने काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बताइए रीजन क्या, कहाँ मतलब बाधा है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा प्रश्न काल के समय। विपक्षी भी रहते हैं ना, पक्ष विपक्ष सब होगा, तो खास करके विपक्षी सब क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप इतना फंड जो लिए, इतना काम के लिए आप दिखा रहे थे, काम क्यों नहीं हो रहा था। तो अपनी अपनी समस्या जो क्षेत्र का है वो सुनाते हैं, प्रश्न रखते हैं, उस से रिलेटेड जो विधायक हैं, जो उस विभाग के हैं, उससे, ठीक है। तो प्रश्न काल याद रखिएगा, पहले को आप जाइएगा परीक्षा में तो पहले क्वेश्चन मिलेगा तब न बनाइएगा, यानी प्रश्न का काल 11 बजे, परीक्षा में बैठना है 11 बजे, 11 से 12 बजे तक सिर्फ क्वेश्चन देखना है, यानी प्रश्न काल हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न होंगे, आपको भी होता है लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यहाँ भी 2, एक तारांकित प्रश्न, उत्तर मौखिक रूप से ही दे देगा, वो बोलेगा उसी समय बोल के निपटारा कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है, जैसे वो जवाब दिया तो उसके बदले में अगर वो संतुष्ट नहीं है, फिर उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन वो पूछ देता है, अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है उसमें, तारांकित प्रश्न। लेकिन जब अतारांकित, तो उसमें क्या होगा कि लिख करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये सब समस्या है, ठीक है। तो उसमें तो समस्या अब वो भी लिख करके दे देंगे, विभाग दे देगा उसका, तो फिर उसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता ना, अनुपूरक क्वेश्चन जो सेकेंड पार्ट होगा उसको पूछने का मन में होगा, एक बार पूछ दिया तो उसको तो अब लिख के देना है, तो लिख करके जो पूछा वही देगा। अब उसको तो नहीं पता है कि दूसरा क्वेश्चन ही कौन पूछेगा, तो अतारांकित प्रश्न में जो है अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है, और मंत्री द्वारा लिखित रूप से उत्तर दिया, आप कहिएगा उसी समय लिख करके देगा, नहीं देगा, विभाग देगा, विभाग को लेटर दे देगा, भाई ये क्वेश्चन, इसका जवाब भेजो, IAS IPS काहे वहां बैठा हुआ है, ठीक है। विधायक खाली सुना क्वेश्चन, लेकिन जवाब देना उस विभाग का जो हेड है, महासचिव जो भी है उस विभाग का, वही देता है। अब आज अल्प सूचना प्रश्न, उसके बाद निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न, मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है किंतु विधेयक, संकल्प या सदन को किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है, ठीक है। प्रश्न कौन पूछेगा, मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है किंतु विधेयक, संकल्प या सदन को किसी विशेष कार्य के लिए, देखो वैसे भी सदस्य यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है जो मंत्री परिषद के सदस्य नहीं है, फिर भी उनसे भी पूछा जा सकता है अगर उनके अंदर कोई भी विभाग है, वही चीज लिखा हुआ है, किंतु विधेयक, संकल्प या सदन को किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है, तो उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आ जाइए दूसरा काल आएगा शून्य काल, तो प्रश्न काल के बाद आप क्या कीजिएगा, प्रश्न उत्तर दे दिए, अब क्या हो गया, आपको नंबर आएगा 0, ठीक है।
प्रश्नकाल के तुरंत बाद का काल 12 बजे से 1 बजे क्या होगा? शून्यकाल। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। अब इसमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न यहाँ पे उठाया जा सकता है। इसको बोलते हैं शून्यकाल और इसका पीरियड होता है 12 से 1 बजे। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के, क्या क्वेश्चन किसको पूछना नहीं, वो पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रूप से खड़ा होकर के वहां पे अनुमति के, बिना अनुमति के, सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के यहाँ पे प्रश्न उठा सकते, वही आपका शून्यकाल। ये कई बार पूछा है कि शून्यकाल का कब से कब तक पीरियड है। पहले तो क्वेश्चन मिलेगा, तब तुम उत्तर लिख दिए, तारांकित और अतारांकित में नंबर क्या आया? 0। तो अब आ गया तुम्हारा 12 से 1 शून्यकाल। याद रखिएगा, पहले प्रश्न मिलेगा तब न नंबर आएगा 0, लिखोगे तब, तारांकित या अतारांकित उत्तर दिए, नंबर आ गया 0। मतलब भोले तरीका याद करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये पूरा टॉपिक तो नहीं हो पाएगा, जितना करवाए बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो शून्यकाल याद रखिएगा 12 से 1। 12 से 1 क्या है? शून्यकाल। 11 से 12 आपका प्रश्न काल है। प्रश्न 2 प्रकार के, तारांकित या अतारांकित। तारांकित का उत्तर मौखिक रूप से और तारांकित का उत्तर लिखित रूप से, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 3 प्रकार का सत्र चलता है आपका। कौन कौन सा सत्र? बजट सत्र, मानसूत्र सत्र, शीतकालीन सत्र। उसके बाद आपको लोकसभा और राज्यसभा को हमने बहुत ही अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके समझा दिया। अगर अब भी समझ में नहीं आया है तो आप इस नोट्स को बार बार पढ़िए, अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरे द्वारा हैंड रिटन में लिखा गया है, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।